होना चाहिए। एक और स्पेशल वॉइस हमारे साथ जुड़ रही है आज, इनट्रेड एएमसी के सीआईओ एंड सीईओ मृणाल सिंह। मृणाल, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, आप ET Now स्वदेश पे हमसे बात कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मृणाल, आप किस तरीके से अभी अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बना रहे हैं? एक तरफ यूएस फेड ने अपना चेंज ऑफ स्टांस करते हुए नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओमनिकॉन के बावजूद भी लिक्विडिटी को श्रिंक करने का केस बन रहा है और इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ बैक होम दिसंबर 8 को हालांकि क्लैरिटी ज्यादा आएगी, लेकिन देखिए HDFC और बजाज फाइनेंस ने ऑलरेडी रेट हाइक 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए। क्या एक डायरेक्शन यहाँ भी ऐसा ही आने वाला है कि इजी लिक्विडिटी सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा, उससे भी बाजार को नेविगेट करना पड़ेगा? थैंक यू इट इज ऑलवेज ग्रेट टू कम ऑन दिस चैनल। आप सही कह रहे हैं अजय, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा टर्बुलेंट मार्केट रहेगा। इसमें बहुत जरूरी है कि निवेशक एक सही तरीके से इन्वेस्ट करें, अच्छे बिजनेसेस की चॉइस करें जिनकी मैनेजमेंट तजुर्बेदार हैं, जिन्होंने ऐसे फेज पास्ट में देखे हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट का साइकिल कोई नई चीज नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इनकम, इन्वेस्टमेंट किधर जा रहे हैं इकोनॉमी में। सो अगर हम उस पैमाने पे बात करें अजय, तो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर इकोनॉमी का आप डेटा देखें तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। मेरे ख्याल से काफी पैरामीटर्स बॉटम आउट कर गए हैं, इनमें से चीजें खाली ऊपर जा सकती हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का डेटा देखें, इन जनरल एक्सपोर्ट का डेटा देखें, आई थिंक सर्विसेज भी ऊपर आ गया है, एग्रीकल्चर काफी स्टेबल रहा है। तो मेरे ख्याल से और पॉलिसी सपोर्ट अच्छा है, ग्लोबल डिमांड अच्छी है। दुनिया चाहती है कि चाइना +1 या चाइना +2 सोर्स ऑफ वेंडर रहें या मैन्युफैक्चरिंग रहे या सप्लायर्स रहें। उसमें इंडिया के कई एज हैं किसी किसी सेक्टर्स में। आई थिंक वो बहुत अच्छी स्पेसेस हैं निवेशक को इन्वेस्ट करने के लिए। इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल से बॉटम आउट कर गए हैं या बॉटम के करीब ही हैं, ज्यादा नीचे जाने का उम्मीद नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अगर आप देखा जाए तो उसके लिए हमारे पास अभी भी काफी स्पेस एंड स्कोप है, और डोमेस्टिक इकोनॉमी का डेटा काफी एनकरेजिंग है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग के लिए वाइजली एक्सपीरियंस्ड इक्विटी सिलेक्शन एक बहुत अच्छा उम्दा प्लेटफॉर्म रहेगा। जो जीडीपी का डेटा भी आया, एक अच्छी चीज और सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं दुनिया की, उसमें इस समय भारत से बेहतर परफॉर्मेंस किसी का नहीं। इनफैक्ट चाइना का हमने देखा 4.9% के आसपास था जीडीपी, एंड इट इज स्लोइंग डाउन। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर कितना चिंतित हमें होना चाहिए? ये जो टेपरिंग का इंडिकेशन कल जेरोम पावेल ने दिया है, एंड देन मार्केट्स रिएक्टेड टू इट, बट इवेंचुअली लिक्विडिटी दुनिया भर में ग्रोथ को ही चेस करती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से अगर ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करें और डोमेस्टिक सेविंग्स की बात करें, ये दो इक्विवेलेंट बड़े पैरामीटर हैं। अगर हम यही डिस्कशन 10-15 साल पहले कर रहे होते तो ग्लोबल लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था। आज अगर आप मार्केट का ब्रेड देखेंगे तो डोमेस्टिक सेविंग्स ग्लोबल FI लिक्विडिटी के बराबर है और वो ग्रो कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें, विच इज प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, अच्छे बिजनेसेस की चॉइस की बात करें, और मैक्रो आउटलुक्स कैटलिस्ट की बात करें, तो क्लियरली इंडिया बहुत बेटर पोजीशनड है। सो हो सकता है कि टर्बुलेंस में अट्रैक्टिव प्राइसेस आए सिलेक्टिव बिजनेसेस में, तो हम देखेंगे कि दुनिया भर के निवेशक और डोमेस्टिक निवेशक उन पे उस पॉइंट पे इन्वेस्ट करेंगे। सो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स मार्केट है। करेक्शन हमेशा हेल्दी होते हैं, आपको एक अट्रैक्टिव प्राइस एंट्री मिल जाती है। तो टर्बुलेंस में एटलीस्ट एक्सपीरियंस इन्वेस्टर जैसे हम लोगों ने 20-20 साल से जो देखा है, टर्बुलेंस इज अ ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा समय होता है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छे बिजनेसेस पिकअप करने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री तो इंडियन इकोनॉमी की बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। आई थिंक फाउंडेशन बहुत सॉलिड हो गई है अब, और मार्केट को वो फाइनली रिफ्लेक्ट करना ही होगा। अगर आप मुझसे रिस्क पूछें तो रिस्क लार्जली मुझे खाली एक्सटर्नल दिखता है। डोमेस्टिक साइड में, एटलीस्ट इकोनॉमी साइड में, तो आई थिंक चीजें इंप्रूव ही होंगी, बेहतर ही होंगी। मृणाल, आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली ये कि टर्बुलेंस जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का दोस्त है एक्चुअली, क्योंकि टर्बुलेंस में आपको
अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छे प्राइसेस पे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में बिल्ड करने के लिए, रादर देन बढ़ते हुए मार्केट में स्टॉक्स को चेज करने के लिए। एक और खास बात जो हमने कल के जीडीपी डिटेल्स में देखी वो ये है कि अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो जीडीपी ऑन आउटपुट टर्म्स वो एक्चुअली प्री कोविड लेवल पे आ गया, तो 50-60 हजार करोड़ के वैल्यू टर्म्स में आ गया। लेकिन यहां से जो ग्रोथ होगी वो ज्यादा, बेस तो वापस आ गया है ऊपर, अब यहां से जो ग्रोथ होगी वो रियल ग्रोथ अपीयर करेगी। आप मुझे बताइए, कल हमने इंटरनल्स में देखा कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी और बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे ग्रोथ इंटरनल्स दिखा रहे थे। आपको कौन सा सेक्टर इस समय नजर आता है, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं लेकिन रियल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे बढ़िया काम हो रहा है और अच्छे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं नेक्स्ट 3 to 5 years? मेरे ख्याल से अगर हम 3-5 साल की बात करें तो क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि केपेक्स रिलेटेड, कैपेसिटी एक्सपेंशन रिलेटेड चीजों में क्लियर बढ़ोतरी आएगी। तो भले ही आप कॉर्पोरेट लेंडर्स की बात करें, भले ही आप कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स इंडस्ट्रियल्स की बात करें, हेल्थ केयर, मेरे ख्याल से हेल्थ केयर इज अ न्यू इंफ्रा। लोग रियलाइज नहीं कर रहे, लोगों को काफी समय लगता है कि शायद खाली कोरोना की वजह से, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इंफ्रा का, तो हेल्थ केयर बड़ी स्पेस बनेगी। ये कुछ ऐसी स्पेसेज हैं जहाँ मेरे को लगता है, हमें लगता है कि काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी में भी और निवेशक के लिए भी। इनफैक्ट आप अगर डेटा देखेंगे करंटली, भले वो आप जीडीपी का ब्रेकअप देखें तो उसमें क्लियरली, और कैलेंडर ईयर डेटा भी देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इंडिया से अब ग्लोबल पेस को आउटपेस कर रहा है, तो क्लियरली वो दिख रहा है। और हमारे यहाँ इसके बेनिफिट्स भी हैं, इकोनॉमी में जॉब्स भी क्रिएट होंगे और फॉलो ऑन इफेक्ट भी उसके आएंगे। सो ये कुछ सेक्टर हैं जिन पे हम लोग काफी बुलिश हैं, काफी कंस्ट्रक्टिव हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स इज आल्सो इंटरेस्टिंग एंड मॉर्गेज लेंडर्स जो हाउसिंग लोन की तरफ अपना रुझान रखते हैं, स्पेसिफिक लेंडर्स, वो भी एक अच्छी स्पेस है, प्रॉमिसिंग स्पेस है। मृणाल, साथ ही आपने ये इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज कही कि हेल्थ केयर जो है वो इट्स लाइक नेक्स्ट इंफ्रा। अब उसी तरह एक जो दूसरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जिसमें हमने काफी एक्साइटमेंट देखा है, वो है जो न्यू एज कंपनीज हैं उनकी लिस्टिंग, और उसमें कुछ एक है जहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स देखने को मिले हैं, कुछ एक है जहां पर शायद वैल्यूएशंस की कंसर्न्स रही हैं। लेकिन it is a beginning of a new age of new age entrepreneurs in India and the new age companies. उसे ध्यान में रख के इस समय आप किसी भी आदर्श पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन न्यू एज बिजनेसेस पे रखने की सलाह देंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है अजय। इसका अभी भी मेरे ख्याल से सारे निवेशक, पब्लिक मार्केट निवेशक, इस पे अभी भी मेरे ख्याल से ड्वेल कर रहे हैं। हम लोग भी ये डिस्कशन करते हैं इंटरनली, लेकिन अभी भी हम न्यू एज बिजनेसेस, बिकॉज वो बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, न्यू एज बिजनेसेस पे हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक ही कंसिडरेशन ले रहे हैं। नो डाउट कई इनमें से ऐसे हैं जो आगे जाके बड़े बनेंगे। कुछ इनमें से जो लिस्ट हुए हैं जो कंज्यूमर साइड में है, कुछ फूड डिलीवरी साइड में है, कुछ टेक्नोलॉजी साइड में है, कुछ फिनटेक साइड में है। प्रॉमिसिंग है स्पेस। मेरे ख्याल से कोई आदर्श पोर्टफोलियो, जैसा आपने कहा, आदर्श पोर्टफोलियो में मेरे ख्याल से 2 से 5 से 7% की रेंज में ये फीचर कर सकते हैं, बट ये रेंज ऊपर नीचे होती रहेगी क्योंकि 2 क्रिटिकल पैरामीटर हैं, इनको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा इनकी मैनेजमेंट्स को कि ये कैसे बिहेव करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर बिजनेस, एंड ऑल्सो कि इनका वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन को लेके थोड़ा सा कंसर्न रहा है लार्जली इनमें, सो उनको रडार पे रखा जा रहा है। लेकिन अभी एटलीस्ट जिस स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग बिलोंग करते हैं, थोड़ा लिमिटेड स्कोप ही है हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन की वजह से। मे बी जब हमको ज्यादा कंफर्ट आ जाए, जब हमने देखा हो कि ये अपनी बैलेंस शीट को, पीएनएल को और कैश फ्लो को अच्छा मैनेज कर सकते हैं, तो मे बी हम लोग उनको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव प्राइसेस पे थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। मृणाल, ये जो एक आपसे बात समझना चाहेंगे, हाउएवर इट मेक सेंस कि अगर वही कैपेक्स रिवाइवल हो रहा है तो रीलेवरिंग ऑफ बैलेंस शीट शुरू होगी इंडिया में, चाहे वो एमएसएमईज की हो चाहे बड़े कॉर्पोरेट्स की हो। लास्ट 5-7 साल का तो ऑफ कोर्स ट्रिगर्ड बाय रिलायंस, लेकिन बाकी सब भी डेट फ्री बैलेंस शीट का एक तरह से नाम जप रहे थे और बाजार रिवॉर्ड कर रहा था। लेकिन अब शायद ज्यादा ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए रीलेवरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बैंक्स इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहे हैं लास्ट 1.5-2 साल से?
ये सबको पता है कि यहाँ से नेक्स्ट 2 इयर्स सबसे ज्यादा बिग अर्निंग्स ग्रोथ फाइनेंशियल्स में आने वाली है कंट्रीब्यूशन में। उसके बावजूद इतना जबरदस्त अंडर परफॉर्मेंस है उस स्पेस का, आपको क्या समझ में आता है? क्या ओवर ओनरशिप या क्या हो सकता है इसका रीजन? सो दो चीजें, आपका बहुत उम्दा सवाल है अजय। एक पॉइंट की मेरे ख्याल से अर्निंग ग्रोथ बैंक्स कॉर्पोरेट लेंडर्स में अच्छी रहेगी, नो डाउट, बट मेरे को लगता है और भी स्पेसेस हैं डायरेक्ट बिजनेसेस जो इन्वेस्ट करेंगे जिनकी अर्निंग ग्रोथ और भी बेटर हो सकती है। हैविंग सेड दैट, बैंक्स का, लार्ज बैंक्स का आई थिंक जैसा आपने कहा अंडर परफॉर्म करने का रीजन मेरे ख्याल से ओवर ओनरशिप है। एंड दूसरा कारण ये है कि ज्यादातर बैंक्स मेरे ख्याल से कंज्यूमर ओरिएंटेड लेंडिंग कर रहे हैं पिछला 5 साल से। जैसा आपको पता ही होगा, क्रेडिट ग्रोथ लार्जली, एटलीस्ट इंडस्ट्रियल क्रेडिट ग्रोथ काफी लो रही है, काफी दबी भी रही है। सो कॉर्पोरेट लेंडर्स, जैसा आप नोटिस करें कि मैं जो बात कह रहा हूँ कॉर्पोरेट लेंडर्स की तरफ मेरा ज्यादा रुझान है, मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। ज्यादातर लेंडर्स एक्चुअली कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर दोनों करते हैं और उनकी बुक बेस्ड ऑन डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। बट अंडर परफॉर्मेंस का रीजन प्रिडोमिनेटली ओवर ओनरशिप प्लस थोड़ा सा मेरे ख्याल से पिछला 6-8 महीना में थोड़ा एफआई सेलिंग भी रहा है, तो क्योंकि वो लार्ज पार्ट ऑफ इंडेक्स है तो उधर शायद प्रेशर बिकावली का ज्यादा रहता है। मृणाल, एक चीज बताइए आप, अब तक हमने जाहिर सी बात है ग्रोथ को लेकर, न्यू एज कंपनीज को लेकर, ब्याज की दरों को लेकर काफी बात की। इस समय जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो भी अच्छा खासा सपोर्टिव है, लेकिन एक चीज है, वैल्यूएशन फंड पर अगर हम देखें तो मार्केट काफी फॉरवर्ड अर्निंग्स को ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो इसके चलते क्या आप थोड़ा सा लिमिटेड अपसाइड देख रहे हैं मार्केट में आने वाले मे बी 2-3 क्वार्टर के लिए, या फिर इसी रफ्तार से आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है विद पॉजिटिव सरप्राइजेस? बहुत सही बात आपने उठाई। ये ऑल्दो इकोनॉमी साइड में चीजें इंप्रूव होती नजर आ रही हैं, एक रियलिटी ये भी है कि जब हम लोग सब मार्केट की तरफ देखते हैं तो हम इंडेक्स की तरफ देखते हैं, इंडेक्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा, जबकि रियलिटी ये है कि हम लोग सब बिजनेसेस खरीदते हैं एटलीस्ट इन्वेस्टर साइड में। सो मेरा ये मानना है कि टिपिकली हमने देखा है हर 3-5 साल में एक तिहाई इंडेक्स बदल जाता है, लेकिन अगले 3 साल में मेरे ख्याल से काफी बड़ा पोर्शन ऑफ इंडेक्स रिजिग हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बिजनेसेस लिस्टिंग के लिए आ रहे हैं। जैसा आपने पिछले सवाल में पूछा भी कि न्यू एज बिजनेसेस आ रहे हैं, काफी बड़ा वैल्यूएशन है उनका, तो लाजमी है कि आई थिंक 6-8 महीना में या साल भर में वो इंडेक्स का पार्ट होंगे। सो हम लोग एक ऐसे फेज में एंटर कर गए हैं अजय जहाँ पे इंडेक्स में काफी चेंजेस आएंगे, और कॉन्सिक्वेंटली ये भी होगा कि जो ट्रेलिंग रिटर्न है, जो ट्रेलिंग नंबर्स हैं वो काफी डिफरेंट लगेंगे। अब मार्केट, इंडियन मार्केट रिलेटिवली और एब्सोल्यूट दोनों टर्म्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है अपने पीयर्स और रीजन से, विच ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेस्ड है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं कहूंगा कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, जिनमें खास तौर से अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है और काफी लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है। वहां पे आई वुड बी से इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, वहां ऐसी स्पेसेस में, ऐसी पॉकेट्स में हमें निवेश करने का स्कोप लगता है। और ऐसे जो पीरियोडिक ऑफ लेट हम टर्बुलेंट मार्केट में करेक्शंस देखते हैं उनमें हमें थोड़े अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं। हो सकता है मार्केट वॉलेटाइल बना रहे, और अगर आप नोटिस करें तो ये सारी वॉलेटिलिटी लार्जली एक्सटर्नल रीजन से है, बाहर के रीजन से है। तो एक बहुत अच्छा सिनारियो होता है एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए कि अगर आपका इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का स्तर इंप्रूव हो रहा है, उसकी इंडिकेटर्स, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी दे रहे हैं, और किसी एक्सटर्नल रीजन से मार्केट करेक्ट करता है, तो ये एक आइडियल सिनारियो है कि लार्ज एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी एक डोमेस्टिक निवेशक को करना चाहिए, बिकॉज इक्विटी किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का बेस्ट तरीका है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कंपाउंडिंग इफेक्ट के बाद इट्स one of the best ways to create wealth, grow money and achieve your financial goals. बोलिए। और हम यहाँ 18 स्वदेश पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा ड्रिल करते हैं अपने व्यूअर्स में कि अगर आपको इंडिया के इकोनॉमिक एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करना है तो इक्विटी के अलावा अपने हिसाब से अपनी पर्सनल बैलेंस शीट को असेस करके, लेकिन इसको छोड़िए मत इस मौके को। मृणाल, अगर ये
कैपेक्स तो एक हो गया, तो कैपेक्स रिलेटेड आपके कैपिटल गुड्स हो गए, कॉर्पोरेट फाइनेंसियर्स हो गए। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में भी काफी जबरदस्त बूम नजर आ रही है अगर वॉल्यूम डेटा देखें। इसको कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ, रियल्टी कंपनी या सीमेंट या डोमेस्टिक स्टील, या किस तरह से, या इवन एनबीएफसीज हु आर फंडिंग दिस ग्रोथ? सो एक्सीलेंट पॉइंट आपने रेज किया है अजय। अगर आप देखें आज जहां हम खड़े हैं और जो इकोनॉमिक डेटा का आउटलुक दिख रहा है, उसका मेन कारण ये है कि पिछला 10-20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है, प्लस पॉलिसीज को सुलझाया गया है। तो आज अगर हम 5-10 साल पहले के कंपैरिजन में देखें तो किस रेट पे गुड्स मूव कर सकते हैं, हाईवेज का किलोमीटर क्या है, रेल की कैपेसिटी ऑफ हॉलेज क्या है, पोर्ट्स के टर्न अराउंड टाइम्स क्या है, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है। सो हमने अपनी एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, एज एन इकोनॉमी, हमने अपनी अर्थव्यवस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर को डी बॉटलनेक कर दिया है। और उसका इफेक्ट ये है कि नाउ अब डिमांड जैसे जैसे आएगी उसके लिए हमारा रिस्पांस, हमारे एंटरप्रेन्योर्स का, हमारे बिजनेसेस का काफी अच्छा रहेगा। तो उसका इफेक्ट अब हम देखने लगे। अब हम देखेंगे कि क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बनेंगे। हो सकता है कि एक ऑटो क्लस्टर बने, हो सकता है एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बने, हम ऑलरेडी प्रेस में देख रहे हैं डिफेंस क्लस्टर। तो ऐसे देश में कई सारे क्लस्टर्स बनेंगे जहां पे फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन होगा और उसी का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के डेटा में रिफ्लेक्शन आएगा। सो सीमेंट, आपका कहना सही, सीमेंट स्टील इज अ गुड वे। लेकिन सीमेंट कंपनीज, अगर आप सीमेंट का ब्रॉडर स्पेस देखेंगे, सीमेंट लार्जली हाउसिंग से ड्राइव होता है। सो आप अगर इंफ्रा खेलना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीकों से भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ब्रॉडर इकोनॉमी में जब हाउसिंग प्लस इंफ्रा दोनों पिकअप कर रहे हो तो सीमेंट स्टील इज ऑल्सो गुड वे, लैंडिंग इज ऑल्सो गुड वे, मॉर्गेज फाइनेंसिंग इज ऑल्सो गुड वे। सो ये सब स्कोप है, केस बाय केस बेसिस पे देखना होगा एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक आखिरी सवाल, इस समय कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप पूरे कन्विक्शन के साथ ये बोल सकते हैं कि ये फिलहाल अवॉइडेबल है? हालांकि आई अंडरस्टैंड ज्यादातर जो स्ट्रैटेजी होती है वो स्टॉक स्पेसिफिक होती है, लेकिन ब्रॉडली जहां पर आपको चाहे वैल्यूएशन की हो या फिर कोई फंडामेंटल कंसर्न हो, बट अ स्पेस विच इज अवॉइडेबल फॉर यू राइट नाउ। सो स्पेस की बजाय, जैसे आपने कहा, वैल्यूएशन रिलेटेड कंसर्न्स कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में रहती हैं, लेकिन मैं ऐसे कहूंगा कि हम लोग सिलेक्टिव हैं अपने चॉइसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट में, कंज्यूमर स्पेस में, प्रीडोमिनेंटली वैल्यूएशन की वजह से। अदरवाइज बिजनेसेस बहुत वेल मैनेज्ड एंड अच्छे हैं। सिमिलरली हम लोग सिलेक्टिव हैं अपनी चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट में आईटी स्पेस में, जहां हमको लगता है कि प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं बट वैल्यूएशन लार्जली ऑल्सो आर गुड। सो उस स्पेस में भी थोड़ा सा हम लोग सिलेक्टिव हैं। सो ये दो सेक्टर खासतौर से सिलेक्ट, एंड और कुछ सेक्टर जहाँ पे डिस्ट्रप्शन का स्कोप है उधर भी थोड़ा सिलेक्टिव रहने की जरूरत है। चलिए मृणाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब एक और मुद्दे पर बात करते हैं। दुनिया भर में पावर संकट के कारण इस साल कोयले की डिमांड में काफी इजाफा हुआ है। आगे